नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। दैनिक जागरण का एडिटोरियल है सुधारों की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 को सुधारों के वर्ष के रूप में रेखांकित करते हुए यह कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो गया है और इससे 2047 तक देश को विकसित बनाने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। उसकी सार्थकता तभी है जब वास्तव में ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। तो इससे इनकार नहीं है कि इस वर्ष कई बड़े सुधार भी हुए हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय रहा है जीएसटी में व्यापक बदलाव। इसके अतिरिक्त बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी देने और श्रम सुधारों के तहत 29 कानूनों को 4 आधुनिक कोड में समेटकर लागू करना। ये जो बड़े कदम हैं इनकी संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन अभी तो इन सुधारों का प्रभाव सामने आना शेष है। एक और दोबारा देखते हैं कौन कौन से सुधार हैं। जैसे कि सबसे पहले जीएसटी में जो रिफॉर्म किया गया है और बीमा क्षेत्र में 100% की जो एफडीआई होती है उसको मंजूरी, और जो श्रम सुधार होते हैं उसमें 29 कानून की जगह पर अपन ने 4 आधुनिक कोड में उसको समेट कर रख दिया है। ठीक वैसे ही जैसे इसका पता भविष्य में चलेगा, क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन होगा और ग्राउंड लेवल पर उसका रिजल्ट मिलेगा, उसी के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो रिफॉर्म किया गया है पॉजिटिव या नेगेटिव है, इसका कितना असर पड़ता है, क्या ये 2047 में विकसित भारत को बनाने के लिए कितना मददगार होता है। ये इम्प्लीमेंटेशन के बाद में जो रिजल्ट आते हैं उसी के आधार पर पता लगेगा। आगे बताते हैं कि मनरेगा में बुनियादी बदलाव कर बीबी जी रामजी नाम का जो नया कानून लाया गया था। जो अपना मनरेगा पहले चलता था, मनरेगा बोलते हैं, उसका नाम चेंज कर दिया, बीबी जी रामजी नामक जो नया कानून ला गया है, उसके कितने सकारात्मक नतीजे कब तक आएंगे। यही बात शिक्षा, कारोबारी सुगमता और परमाणु ऊर्जा से जुड़े कुछ उन सुधारों पर भी लागू होती है जो इस वर्ष देखने को मिले हैं। सुधार के इन कदमों को जिन उद्देश्यों के साथ लागू किया गया है उनकी पूर्ति हर हाल में हो। सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुधारों में सकारात्मक परिणाम केवल दिखने ही नहीं चाहिए, बल्कि वे आम आदमी को महसूस भी होने चाहिए। यानी किताबों में नहीं होना चाहिए, कागजों में नहीं होना चाहिए, वो एक आदमी को महसूस भी होना चाहिए। जो कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या रहता है कि जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो केवल फाइलों में या फिर डॉक्यूमेंट्स में वेबसाइट पर देखते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे उनका शून्य होता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले सुधारों को प्रभावी बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि नौकरशाही के प्रत्येक स्तर पर सुधार हो। यह ठीक है कि केंद्रीय सत्ता से जुड़ी उच्च स्तर की नौकरशाही के तौर तरीकों में कुछ बदलाव आया है, लेकिन निचले स्तर पर जो उसका रवैया है जस का जस है। सबसे खराब बात यह है कि नौकरशाही का भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका कारण भी है आम आदमी सुधारों के समुचित लाभ का अनुभव नहीं कर पा रहा है। उसे अब भी कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह समझा जाए तो अच्छा है कि हर क्षेत्र में सुधारों को सही तरह से लागू करने के मामले में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसका संकेत कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने यह कहकर दिया था कि राज्यों को मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ जो कारोबारी सुगमता है उसमें सुधार और सेवा क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देना होगा। तो 5वें राष्ट्रीय मुख्य जो सचिव सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने शासन, सेवा और विनिर्माण हर क्षेत्र में गुणवत्ता को प्राथमिकता बनाने पर जोर भी दिया था। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि अभी मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का पर्याय नहीं बनाया जा सका है। इसी तरह शासन व्यवस्था में एक नई कार्य संस्कृति विकसित करने की दिशा में कुछ कदम उठाए जाने के बाद भी अभी भी बात नहीं बन सकी है। तो ये जो बात सुधारों की बात से संबंधित ये ठीक ठाक इसमें बात कही गई थी कि भाई 47 में अपन को विकसित देश बनना है, तो ये जो रिफॉर्म है वो ग्राउंड लेवल पे एक इंसान आम आदमी को महसूस होना चाहिए, तभी वो सार्थक चीज़ें होंगी। उसमें भ्रष्टाचार वगैरह कई चीज़ें हैं, उस पर सुधार देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा
और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो क्राइटेरिया है उसमें बहुत सरलता लानी पड़ेगी। अगला जनसत्ता का एडिटोरियल है संरक्षण की सुध। हाल ही में अरावली पहाड़ियों की ऊंचाइयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नई परिभाषा जो सामने आई है, उसके बाद स्वाभाविक ही है कि बहस तेज हो गई है। अगर इसे कसौटी बनाया गया तो आने वाले वक्त में स्थानीय पारिस्थितिकी पर इसका क्या असर पड़ेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों से लेकर आम जनता ने स्तर पर 100 मीटर की ऊंचाई वाली परिभाषा को लेकर चिंता जताई है और एक बड़े इलाके के पर्यावरण पर जोखिम की आशंका के मद्देनजर इसमें फिर से बदलाव की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने पहले की निर्देशों पर रोक लगा दी और कहा कि कुछ महत्वपूर्ण अस्पष्टता को दूर करने की जरूरत है। इसमें एक सवाल यह भी है कि क्या 100 मीटर की ऊंचाई और पहाड़ियों के बीच 500 मीटर का अंतर पर्यावरण संरक्षण के दायरे के एक महत्वपूर्ण हिस्से का कम कर देगा क्या? तो गौरतलब है कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों को एक समान और वैज्ञानिक परिभाषा को मंजूरी दी। तो इसके अलावा अरावली क्षेत्र में विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक नए खनन पट्टे देने पर भी रोक लगा दी गई है। दरअसल दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पहाड़ियों के संरक्षण और बिना रोक टोक खनन से समूचे क्षेत्र में होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को लेकर लंबे समय से बहस चली रही है और इसी संबंध में केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति ने सिफारिश भी की थी कि अरावली पहाड़ियों के संबंध में स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा बेहद जरूरी है। समिति ने यह भी कहा था कि अरावली जिलों में स्थित 100 मीटर या उससे अधिक की किसी भी भू आकृति को पहाड़ी माना जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ये स्वीकार्यता मिलने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अरावली के जीवन को लेकर चिंता जताई गई और कई सवाल भी उठाए गए। यह जगजाहिर तथ्य है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में फैली अरावली कैसे एक जीवन रेखा की भूमिका में खड़ी है और पर्यावरण के लिहाज से इसकी कितनी अहमियत है। ऐसे में स्वाभाविक ही यह सवाल उठता है कि इस पर्यावरण श्रेणी में निर्बाध खनन गतिविधि अगर खुली छूट दे दी तो सार्वजनिक हित के लिहाज से कितना सही है। तो पर्यावरण विशेषज्ञों और इस मसले पर शोधकर्ताओं का साफ मानना रहा है कि अगर 100 मीटर से नीचे की सभी पहाड़ियों में खनन की इजाज़त दे दी जाती है तो इसका असर समूचे इलाकों में पड़ेगा और पश्चिम की तरफ आने वाले जो गर्म हवा रहती है और धूल भरी आंधियाँ रहती हैं उनको रोकने में अरावली की पहाड़ियाँ एक दीवार की तरह काम करती हैं और संदर्भ में देखें तो इन पहाड़ियों की यह भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। और सभी जानते हैं कि अगर इन्हें नुकसान पहुंचा तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाके हैं वो धूल भरी आंधियों यानी रेगिस्तान या सूखे का प्रकोप की भारी चपेट में आ जाएंगे। ऐसे में अगर अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर कोई सख्त नियम कायदे तय नहीं किए गए तो इसके बाद उस इलाके में खनन और निर्माण से जुड़ी अन्य जो गतिविधियां हैं वो पर्यावरण पर व्यापक पैमाने पर नकारात्मक असर डालेंगी और पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट होने की आशंका बहुत बढ़ जाएगी। यह सही है कि विकास की राह न रुके, लेकिन अगर इसकी कीमत पर एक बड़े इलाके के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचता है तो इसे विकास पर सवाल। देखो, विकास का तात्पर्य यही नहीं है कि आप आम जनता को या फिर एक बहुत बड़े क्षेत्र को आप नुकसान पैदा पर्यावरण को आप खत्म कर दो, तो ऐसे विकास, इस तरह का विकास नहीं चाहिए। विकास कि भाई जो पश्चिमी जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, यदि वहां से रेगिस्तान से रेत उठ करके आएगा जो कि हिमालय की अरावली की जो पहाड़ियां उससे क्रॉस करेगा, तो जो पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, जैसे कि इसमें यहाँ पर बताया गया है और सभी को जानकारी है इस संबंध में और अभी बहुत ही करंट का मुद्दा बना हुआ है, तो सारे जो क्षेत्र है लगा हुआ, जैसे कि दिल्ली वगैरह, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान, सभी को ये उसी अनुरूप ढाल देगा, यानी उसको भी रेगिस्तान कर देगा, वहाँ को भी बंजर बना देगा और
बात कर रहे हैं कि जो एक्चुअली में पैरेलल आती है, वैसे तो अरावली जो श्रृंखला होती है जो अरब सागर से जो हवाएं आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो भूमिका रहती है उनकी, उनको हवाओं को रोकने में, वहाँ पर जो पूर्वी वाला क्षेत्र है उसको हरियाली बनाने में, तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसका रोक होनी चाहिए, इस टाइप के जो मंतव्य दिए जाते हैं। तो आज दो एडिटोरियल अपने डिस्कस किए, दैनिक जागरण का सुधारों की बात से संबंधित, दूसरा जनसत्ता का, ये तो अभी करंट में बना हुआ है, लगातार सारे एडिटोरियल में आ रहा है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।